हेलो, नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारत में राष्ट्रवाद एनसीईआरटी की क्लास चल रही थी, तो उसी क्लास में आगे आपको क्या क्या हुआ था तो एक तरफ से याद करते हैं कि 1915 महात्मा गांधी का भारत आगमन। क्या हुआ था? महात्मा गांधी का भारत आगमन। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन। क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन। उसके बाद कौन सा हुआ? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद में आपकी चौरी चौरा हत्याकांड और आंदोलन स्थगित हो गया। उसके बाद क्या हुआ आपका? नमक आंदोलन। ठीक है, दांडी मार्च। ये सारे आंदोलन बीच में भी आपने बहुत कुछ पढ़ा इसमें, कि जैसे कि आपका खेड़ा आंदोलन हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ, ये बहुत सारे भी आंदोलन हुए, लेकिन ये आपकी मुख्य चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। फिर आंदोलन सफल कैसे हुआ, विफल कैसे हुआ, लोगों ने इसको कैसे लिया, ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी सिलसिलेवार। तो अब इसी पे आगे चलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। तो इसकी सबसे बड़ी जो सीमा थी तो वो थी छुआछूत। क्या थी? छुआछूत। अब इसमें क्या था, इसको आप पढ़े, सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। जैसे मैंने बताया कि जैसे अम्बेडकर जी ने अपनी नई पार्टी बनाई थी, तो उससे प्रेरित होकर ये लोग अपने आप को क्या करने लगे? दलित और उत्पीड़ित। और इसी को अंग्रेजों ने फायदा उठाया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या कहा कि दलितों के लिए अलग से आरक्षण दे दिया। इसमें चुनाव में, और जब आरक्षण दे दिया तो इसकी का विरोध करते हुए महात्मा गांधी अनशन पर चले गए। और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ। कौन सा पैक्ट हुआ? पूना पैक्ट। इसी का विरोध करते हुए पूना पैक्ट हुआ 1932 में, जिसमें अम्बेडकर जी ने गांधी जी की बात मानी और वो क्या हुआ, दोबारा फिर स्थिति सामान्य हुई। जो अंग्रेजों की चाल थी, फूट डालो राज्य करो, तो मुस्लिमों के साथ वो कर चुके थे, तो लेकिन दलितों के साथ महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके आगे 1930 बाद अब खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातनियों से डरी हुई थी। अब क्या था कि हिंदू में जो ब्राह्मण थे, उनका दबदबा ज्यादा था, तो उनसे क्या था कि कांग्रेस की डरी हुई थी, क्योंकि ये सब पैसे में ज्यादा थे। ठीक है, इनका सामाजिक दबाव बहुत था, तो इसलिए वो भी लोग डरे हुए थे। और क्या है, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक इसको हल्के में लेती रही और इसको कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। गांधी जी ये बात जानते थे कि अगर जब तक हम अस्पृश्यता या छुआछूत को खत्म नहीं करेंगे तो हम 100 साल और लगा दें, लेकिन हम आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सकते। उसका बड़ा रीजन क्या है कि हम एक साथ ही नहीं आ पाएंगे। ठीक है। अछूतों को अर्जन यानी ईश्वर की संतान बताया। इन्हें मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं का समान अधिकार बनाने के लिए सत्याग्रह किया। ठीक है। महिला ढोने वालों के काम की प्रतिष्ठा लाने के लिए खुद शौचालय साफ करने लगे। ये सब गांधी जी ने किया लगभग आज से 90 साल पहले। लेकिन फिर भी आज भी समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव है। आज भी महिला ढोने वाले या जो सफाई कर्मचारी, उनको लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। ठीक है। लेकिन ये सब गांधी की चीज़ें थी। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपने हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता
के पाप को छोड़े, लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों को आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अनिर्वाचित क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। जैसे कि आज भी आजकल देख रहे होंगे कि आप डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो आप उसमें देखते होंगे लोग उसमें लिखेंगे कुछ, किसी ने कोई उपलब्धि पाई, ये ब्राह्मण परिवार से है, ठीक है, ये यादव परिवार से है, ये फलाने परिवार से है, ऐसा आता रहता है ना। तो इससे क्या है कि आप समाज में एक बार फिर वही फूट डाल लें, और ये फूट डलवा रही है सरकारें चाहती कि आपके पास फूट डली रहे, मैं अपने मन का करता रहूं, ना आपको रोजगार देंगे, ना आपको स्वास्थ्य देंगे, ना आपको कुछ भी नहीं देंगे। और सरकार भी तो कर रही है, मुख्यमंत्री जी नारा देंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और फिर क्या नारा देंगे कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। इससे कई हिंदू खुश, कई मुस्लिम खुश, उन्होंने अपनी वोटों से चुनाव आएगा कैसे नारे देंगे, लेकिन रोजगार पे कोई ध्यान नहीं देंगे और कोई कुछ उनका कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उनको पता है कि हमने 75% पब्लिक को क्या बना दिया है, अपंग बना दिया है 5 किलो राशन देकर, और वो उन्हीं की बात सुनेंगे। रोजगार के लिए कौन बात करे, रोजगार के लिए बात नहीं करनी पड़ेगी। जब कोई वैकेंसी निकलेगी तो उसमें कोई महाराजा जाएंगे, वो कहेंगे हमारे चेहरे को दे दो, उनको सीट दे दी जाएंगी। तो 400 सीटें निकली आपकी और की, और 400 विधायक, सबने एक बांट ली, तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये हालात देश के चल रहे हैं। तो जब इस स्थिति में आप हैं तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए कि जब तक आप एक नहीं रहेंगे तब तक ही आपका फायदा उठाते रहेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों का दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया, ठीक है। इसका नाम क्या था, ये ध्यान रखना आपने, दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ठीक है। मैं संगठित किया दलितों के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी का राय मान ली और सितंबर 1932 में, या को डेट याद रखनी है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे दलित वर्गों जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति जनजाति को प्रांतीय एवं केंद्रीय पर्याय परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा, क्योंकि जो दलित समुदाय था वो भी कांग्रेस को देखता रहा। हो सकता है कि अपना काम निकाल लें और उसके बाद हमें फिर कुछ ना दें, तो उनको कहीं ना कहीं शंका बनी रही। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने सुन्नी आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। तो जो मुसलमान थे वो भी अपने आप को अलग मानते थे, दलित भी थे, वो साथ में एक तो होकर तो आए, लेकिन वो सोचते थे कि ऐसा ना हो कांग्रेस को आज़ादी मिल जाए तो हो सकता सवर्ण जो जिनका वर्चस्व था उन्हीं की सत्ता रहे और हमें अलग कर दिया जाए, ठीक है। 1920 के दशक में मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों में काफी करीब दिखने लगी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक विरोध निकालने लगे, जो आजकल भी आपको देखने को मिल रहा है। बहराइच की घटना थी, तो इसमें क्या है, सरकार आपको करवा रही, सरकार के जो मंत्री होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ऐसे बयान देंगे कि जिससे क्या होगा कि आप लोग बढ़ जाएंगे। और उससे क्या होगा कि आपने बहराइच में देख लिया, एक नॉर्मल परिवार का लड़का इन नेताओं के चक्कर में मारा गया।
लेकिन कहीं ना सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले रही, ना हाई कोर्ट कोई एक्शन ले रहा, किसी ने नहीं लिया कि सरकार जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? वो खुद जिम्मेदार है। और उनके घर में क्या हो, कार्रवाई हो गई है। ठीक है, इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम समुदाय टकराव हुआ, दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच फासला बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं के प्रतिनिधि सवाल पर थे। मुस्लिम लीग कहती थी कि उसे अलग अलग वो दिए जाए हमारे नेता को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुस्लिम जो नेता थे तो मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचित स्थान छोड़ने के लिए तैयार है। इन्होंने क्या मांग की कि जो मुस्लिम जहाँ बहुल क्षेत्र है वहाँ पे मुस्लिमों को दिया जाए आबादी के हिसाब से, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उनका एक प्रतिशत अलग कर दिया जाए कि इतने प्रतिशत सीटों पे मुसलमान लड़ेंगे। जैसे अभी 80 सीटों के लिए आरक्षण है। प्रतिनिधि के सवाल पर यह बहस चल ही रही थी कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के SR जयकर ने समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे उस मुद्दे का समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। ठीक है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में हिंदू के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो देगा, क्योंकि यहाँ पे जो बहुल है वो कौन है, हिंदू। तो सत्य मुसलमान नेता ये कह रहे थे कि हमारा क्या है कि इससे हमारे समुदाय की जो पहचान है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब ये लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, हिंदू अलग जा रहा था, ठीक है, मुस्लिम अलग जा रहा था, सिख अलग जा रहे थे, सारे धर्म के लोग अलग थे। शेड्यूल कास्ट जो SC लोग थे, दलित लोग थे, उनको कोई पूछ नहीं रहा था। तो जब सारे लोग अलग अलग होंगे तो वहां पर राष्ट्र की बात करना ही मूर्खता होती। तो इसलिए सबको एक करने का पूरा प्रयास किया गांधी जी ने और सबको एक कर लाया। ठीक है, आजकल जो लोग ये कहते हैं ना चरखे से आज़ादी कैसे आई, तो उसी चरखे से ही आज़ादी है। अगर गांधी जी ने इतना सब ना किया होता और इनको हिंदुओं को हिंदुओं में बांट देते, मुसलमानों को मुसलमानों में बांट देते, तो क्या होता, देश आज भी आज़ाद नहीं हो पाता। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ करोड़ कैसे लेता है। विभिन्न समुदाय क्षेत्रों में भाषाओं के संबंध में अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। ठीक है, इसके बाद है कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा किया गया, तो वो दिया गया। तो आपको इसमें देखो भगवान जी की मूर्ति दिखाई पड़ रही है। तिलक के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने महाराष्ट्र और उसके क्षेत्र में, आपको पता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र में गणपति बप्पा का शुभारंभ किया था। तो ऐसे बहुत से कार्य उन्होंने भी किए। मुस्लिमों ने भी क्या किया कि एक ऐसा वो किया, झंडा तैयार किया कि जो लाल और हरा हो। तो लाल प्रतीक किसका था, हिंदुओं का, और हरा प्रतीक किसका था, मुसलमानों का। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें की गई। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बहुत बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूह और वर्गों को स्वतंत्रता
स्वतंत्रता में साझा संघर्ष में खींच रहा था, ये इसका निष्कर्ष निकला है। ठीक है, तो पूरे देश को एकता के उसमें पिरोया गया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो आपके ने दिया है, अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन आपको करना है? तो पहला क्वेश्चन है आपको जलियांवाला बाग तो कब हुआ था? तो अप्रैल 1919। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। साइमन कमीशन कब आया था? 1928। इसके बारे में आपको लिखना है। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? तो उसका कारण क्या था? उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? क्योंकि लोगों को लगता था कि हमारा राष्ट्र है तो यहाँ पे हम ही करेंगे। पहले विश्व युद्ध में भारत ने राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? ये भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? क्योंकि उसमें ऐसा था कि ना कोई सुनवाई होगी, ना कोर्ट, ना कचहरी, सीधे वो कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ में था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया था? क्योंकि आपको पता है चौरी चौरा में क्या हो गया था? 4 फरवरी को गोरखपुर के क्षेत्र में, चौरी चौरा के क्षेत्र में क्या हुआ था कि वहां पे भीड़ हिंसक हो गई थी और उसने कुछ पुलिस वालों को मार दिया था। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया था कि उन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ, कभी हिंसा के पक्ष में पक्षधर नहीं थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें करना है। अध्याय 6 और अध्याय ये आपको करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करके आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।